परीक्षा से भी हम तुम्हें गारंटी नहीं दे सकते कि हम ये परीक्षा शुचिता के से ले रहे हैं। तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन इस मेहनत का परिणाम परीक्षा परिणाम में दिखेगा या नहीं दिखेगा, इसकी कोई गारंटी व्यवस्था लेने को तैयार नहीं है। अब स्थिति ये है कि व्यक्ति ने 3 साल लगाए, उसके बाद परीक्षा दी, पता लगा टॉप वो कर गया जिसके पिता के पास क्वेश्चन पेपर खरीदने के पैसे। लेकिन ये सवाल है कि व्यापम में किया क्या? आखिर वह तो सबके सामने आई हुई चीज थी, उसमें क्या, कम से कम मैं एक शिक्षक होने के नाते नहीं जानता हूँ कि उस जांच में क्या निकला, उस जांच से क्या किसी को कोई सजा मिली। आपको समझना पड़ेगा कि 2024 में आप कोई लोकलाइज्ड पेपर लीक नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते हैं कि गोधरा में पेपर लीक हुआ था, पटना में पेपर लीक तो देश में, क्योंकि जिस तरह के कम्युनिकेशन मॉडल आजकल हैं उसमें जिस सेकंड पेपर लीक होता है वो पूरी दुनिया में पहुंच सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और हमारे साथ विजेंद्र सर हैं। आप सभी परिचित हैं, मुझे लगता है कि इसके लिए कोई लंबी भूमिका बांधने की जरूरत है। जब सर साक्षात मौजूद हैं तो सीधे बातचीत की शुरुआत करेंगे सर। और आपको कष्ट देने के पीछे जो मेरा निजी एक वो ये था, मंतव्य ये था, मतलब ये था कि पिछले कुछ समय से हम ये देख रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई को लेकर के, अपने करियर बनाने को लेकर के जो लाखों बच्चे परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं की मारामारी होती है, उसको लेकर के एक अजीब सा माहौल बन रहा है। कुछ पेपर लीक होकर के कैंसिल हो रहे हैं और कुछ पे मतलब लीक होने की शंका हो रही है और कैंसिल हो जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको एज ए टीचर आप? विकास जी, सबसे पहले तो शुक्रिया ये अवसर देने के लिए। और ये जो सवाल आप उठा रहे हैं ये दरअसल आइसोलेशन में उठाया जा सकने वाला सवाल नहीं है। हमें इसके दोनों चरणों को समझना पड़ेगा। पहला चरण तो वही है जिसमें आपने कहा कि लाखों लोग, विद्यार्थी एक तरह का इस तरीके के करियर को लेकर, नौकरियां लेकर या IITs को लेकर या मेडिकल को लेकर एक ह्यूज हाइप क्रिएट होता है, एक तनाव बनता है, ठीक है ना। और फिर फिर वह दूसरा चरण आता है जिस चरण में ये होता है कि चूंकि ये वेरी हाई स्टेक एग्जामिनेशन हो जाता है, इसलिए इस एग्जामिनेशन की, इस परीक्षा को में मेल प्रैक्टिसेस की, रिग करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उसका जो रिवॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। वरना अंततः देखा जाए तो क्या है, एक प्रवेश परीक्षा है। आप एक कुल मिला के कॉलेज में पढ़ना चाह रहे हैं और कॉलेज में उसके लिए आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। किसी और देश में क्या ऐसा होगा कि एक बच्चा एडमिशन लेना चाह रहा है, उसके लिए एक पूरा का पूरा माफिया खड़ा होगा, उसके लिए एक पूरा का पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न को रेक करने का पूरा अमला खड़ा हो जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ ये हाई स्टेक एग्जामिनेशन बन गए हैं, पहली बात। दूसरा जो सवाल आपने उठा कि इससे जो विद्यार्थी हैं, आप पाएंगे कि विद्यार्थी एक तो नैराश्य से भर रहे हैं और दूसरा उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। सारी जिंदगी उनको समझाया गया कि आप मेहनत कीजिए बेटा। उसने अपने जिंदगी के तमाम दूसरे जो चीज़ थी उनको बदरंग किया। उसने अपना ना बचपन ठीक से जिया, ना उसने अपनी जवानी ठीक से जी, ना उसने अपने शौक पूरे किए, ना उसने अपने जीवन में कोई विविधता आने दी। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता ने, समाज ने, शिक्षकों ने, सबने बताया कि नहीं, ये सब तुम बाद में करना, अभी आपको पूरी तन मन सब कुछ लगा के, बल्कि धन भी लगा के क्या करना है? करियर बनाना है, परीक्षा की तैयारी करनी है। हमने शिक्षा को रिड्यूस कर दिया परीक्षा में। इस देश के लिए अब शिक्षा का एक ही मतलब है, परीक्षा। क परीक्षा, ख परीक्षा, ग परीक्षा, और कुछ नहीं। तो हमने शिक्षा का जो आनंद था वो उससे पहले छीन लिया। अब हम कह रहे हैं कि इस परीक्षा से भी हम तुम्हें गारंटी नहीं दे सकते कि हम ये परीक्षा शुचिता के से ले रहे हैं। तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन इस मेहनत का परिणाम परीक्षा परिणाम में दिखेगा या नहीं दिखेगा, इसकी कोई गारंटी व्यवस्था लेने को तैयार नहीं है। अब स्थिति यह है कि व्यक्ति ने 3 साल लगाए, उसके बाद परीक्षा दी, पता लगा टॉप वो कर गया जिसके पिता के पास क्वेश्चन पेपर खरीदने के पैसे थे। और ये इसका परिणाम एक बहुत निराशा से, हताशा से भरी हुई युवा पीढ़ी है। ये मेरा अगला सवाल जो है वो यहीं से निकलता है। हालांकि व्यवस्था अपना काम करेगी, कितना करेगी नहीं करेगी, न मैं इस बारे में फुल प्रूफ जानकारी है न आपको है। देखिए, जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये सवाल है कि व्यापम में किया क्या। बिल्कुल, आखिर वह तो सबके सामने आई हुई चीज थी, उसमें क्या, कम से कम मैं एक शिक्षक होने के नाते नहीं जानता हूं कि उस जांच में क्या निकला, उस जांच से क्या किसी को कोई सजा मिली,
क्या उस जांच से ये पता लगा कि सिस्टम में जो कमियां हैं उनको कैसे खत्म किया जाए ताकि भविष्य में ऐसा ना हो? और अगर व्यापम में नहीं हुआ तो ऐसा मानने के क्या आधार एक आम विद्यार्थी पर होंगे कि इस बार ऐसा कुछ होगा? मेरा सवाल अगला है सर कि ये जो लाखों बच्चे अभी एक निराशा की स्थिति में हैं, मैं आपको एक अनुभव से बताता हूँ। जिस दिन यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ, मेरे जानने में एक लड़की है, उसके पिताजी नहीं हैं, अपने तय मेहनत करके उसने दिल्ली के जेएनयू में एडमिशन लिया। वो वहाँ से मास्टर्स कर रही थी, कर लिया उसने ये एग्जाम दिया था पूरी तैयारी करके। जिस दिन एग्जाम हुआ शाम में उसका फोन आया 7 साढ़े 7 के आसपास की, पेपर लीक हो गया है क्या? क्योंकि मैं न्यूज में हूं तो मैंने उसको बताया कि हाँ हो गया है। उसने कुछ नहीं बोला, उसने फोन काट दिया। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ और ये चाहता हूं कि आप बताएं, क्योंकि आपको लोग सुनते हैं, बच्चे सुनते हैं, मानते हैं। जो बच्चे निराशा में हैं इस वजह से, उनके पास क्या रास्ते हैं? वो कैसे अपने आप को आगे के लिए तैयार करें और जो निराशा उनके अंदर व्यवस्था की कमी से भर गई है उससे वो बाहर निकलें? क्या कहा जाए विजेंद्र सर उनसे? काशी, ये ना आप बहुत गंभीर अपेक्षा मुझसे रख रहे हैं, और सच्चाई ये है कि मैं यहाँ या तो सच बोल सकता हूँ या फिर मैं वो जो मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह यू कैन डू इट कर सकता हूँ, क्योंकि ये निराशा विद्यार्थियों में अकारण नहीं है। हम सब इसके लिए दोषी हैं। व्यवस्था दोषी है, राजनीतिक व्यवस्था ज़्यादा दोषी होगी, लेकिन हम सब दोषी हैं। आखिर हम ही लोगों ने इन परीक्षाओं को लार्जर देन लाइफ बनाया था, जिसकी वजह से ये हार है। लेकिन फिर भी मैं फिर से साहस करके विद्यार्थियों को ये बताने की कोशिश करूँगा, वह यह है कि ये बात सच है कि व्यवस्था में खामियां आई हैं और इसलिए निराशा स्वाभाविक है। लेकिन ये भी सच है कि ये खामियां उजागर करने वाले लोग भी इसी व्यवस्था में हैं, व्यवस्था के अंदर या व्यवस्था के बाहर। वे आपकी चिंताओं से एकदम उनसे परिचित हैं, उनके प्रति वे संवेदनशील हैं। बस करना यह है कि व्यवस्था की इन आपत्तियों को दर्ज करने वाले लोगों को समर्थन की ज़रूरत है और व्यवस्था में सुधार के लिए दबाव बनाने की ज़रूरत है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ये मान लें कि इट इज़ एंड ऑफ द वर्ल्ड, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्यों पढ़ें, क्यों मेहनत करें। मुझे उम्मीद है कि इसी मंथन से कुछ नया निकलेगा। इसलिए कम से कम हताशा से भरना तो समाधान नहीं है। एक सवाल इस विषय पे, मेरा आखिरी सवाल है कि बहुत लोग ये सवाल कर रहे हैं, ट्विटर पे लगातार ट्रेंड कर रहे हैं, बच्चे जो आ रहे हैं सामने वो कह रहे हैं कि ये जो नई संस्था एनटीए बनी, जिससे ये ख्वाब देखा गया था कि एक देश एक परीक्षा वाली चीज होगी, वो लोग कह रहे हैं कि फेल हो गया लगातार कई परीक्षाओं में। अगर मैं विजेंद्र सर से पूछूं कि क्या विकल्प है, क्या पहले का जो मॉडल था परीक्षाओं पर लौटने का वो किया जाए, या कुछ सुधार आपको लगता है जो करना चाहिए जिससे बच्चों की ये स्थिति ना हो? कम से देखिए, ये बात जब मैं कहूँगा तो राजनीतिक लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है कि ये जो सपना है ना एक करने का, ये लगभग फांसीवादी सपना है। इस विविध देश में जब भी आप जिद करते हैं कि आप एक ही चीज़ों को सिंगुलैरिटी में लाएंगे, केंद्रीकृत करेंगे, चाहे वो परीक्षा हो, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो राशन कार्ड हो, कुछ भी हो, जब आप इस दबाव, क्योंकि ये उपजता कहाँ से है? ये उपजता है एक यूनिटरी आइडेंटिटी देश की खड़ा करने से, जो कि शायद पूरी तरह से फांसीवादी चीज़ है कि सब लोग एक जैसे दिखें, एक ही भाषा बोलें, एक ही तरीके के दिखें, एक ही धर्म के दिखें, एक ही परीक्षा पास करें, एक ही तरीके से एक ही दिन चुनाव करें इत्यादि। ये तरीका नहीं, ये पेडागॉजिकली भी गलत है। होना ये चाहिए कि हम इस समाज की विविधता को समझें। अगर आपके लिए ज़रूरी भी है कि एक केंद्रीय एजेंसी ही ऐसा करेगी तो उसे अकाउंटेबल बनाएं। आपको समझना पड़ेगा कि 2024 में आप कोई लोकलाइज्ड पेपर लीक नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते हैं कि गोधरा में पेपर लीक हुआ था, पटना में पेपर लीक तो देश में हुआ था, क्योंकि जिस तरह के कम्युनिकेशन मॉडल आजकल हैं उसमें जिस सेकंड पेपर लीक होता है वो पूरी दुनिया में पहुंच सकता है। उसके लिए तो बल्कि ये भी जरूरी नहीं है कि उसके समाधान वाले इकोसिस्टम जो है देश में, वो तो बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए इस चीज़ से निकलना पड़ेगा कि हम लोग इस जिद से निकलें कि हमारे पास एक ही एजेंसी होनी चाहिए, और अगर वो एजेंसी है तो फिर उसको आपको अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। चलो एक बार स्ट्रक्चर देखिए ना एनटीए का। सीबीएसई एक एमएचआरडी के तहत बोर्ड था, उसकी पूरी जिम्मेदारी थी, उसमें एजुकेशनिस्ट थे, बाकी लोग थे। जरा बताइए एनटीए का स्ट्रक्चर क्या है? एनटीए इज अ सोसाइटी अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। सोसाइटी है जिसका मतलब यह है
आपको ये सिमिली थोड़ी सी अजीब लग सकती है, लेकिन सच्चाई है कि बिल्कुल ये लगभग पीएम केयर है। आप जानते हैं कि पीएम केयर के चूंकि उसके साथ प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा हुआ था, तो प्रधानमंत्री राहत कोष की जगह हम लोगों ने सारे देश ने पीएम केयर में पैसा दिया और बाद में बताया गया नहीं पीएम केयर में आरटीआई नहीं लगेगा। पीएम केयर में जो हमारे आप सीएजी का ऑडिट नहीं होगा, ठीक है ना, वो एक इफेक्टिवली एक प्राइवेट फंड हो गया, प्राइवेट फंड जैसा हो गया जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। बिल्कुल वही एनटी के साथ है। हमें नहीं पता कि सीएजी को उसके अकाउंट्स भी ऑडिट करने का हक है कि नहीं, क्योंकि वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में एक सोसाइटी है। हमें नहीं पता कि वो जो ठेके दिए जाते हैं कि कौन पेपर छापेगा, हमें नहीं पता कौन करवाएगा, सेंटर कैसे दिए जाएंगे, क्या उन पर कोई अंकुश है, क्योंकि पार्लियामेंट का नहीं है, क्योंकि सीएजी का नहीं है, क्योंकि किसी भी पब्लिक बॉडी का नहीं है। एक रहस्यमय चीज है। मसलन मुझे ये जानने का हक नहीं है कि पेपर कहां छपते हैं, लेकिन मुझे ये जानने का हक तो है ना कि पेपर जहां छपते हैं वहां वो सुरक्षित होते हैं, या जो सेंटर दिए जाते हैं वो सेंटर देने में पैसा तो नहीं जाता है। ये ट्रांसपेरेंसी मिसिंग है। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रांसपेरेंसी आ जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि दूसरा हिस्सा है इसका, डिमांड साइड वाला हिस्सा है, वो भी उतना ही खतरनाक है ना। आप समझ रहे हैं कि जब आपने पेपर को इतना महत्वपूर्ण बना दिया तो आपने पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी, जिस इंडस्ट्री का निहित स्वार्थ है कि अगर सिस्टम रिग करके भी हो तब भी अगर आपको टॉपर मिल जाते हैं, आपको ज्यादा लोग मिल जाते हैं अपने अखबारों में छापने के लिए, तो मिलने चाहिए। तो जाहिर है कि वो दबाव भी है अपनी जगह पर, लेकिन हम अपने सिस्टम को तो फुल प्रूफ बनाएं। ये तभी बन सकता है जब कोई अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार हो। अभी तक तो एक व्यक्ति सस्पेंड नहीं हुआ है। सस्पेंशन बहुत छोटी चीज है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बर्खास्तगी की तो बात भी नहीं की जा रही। अभी तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि सरकार ये मानने को भी तैयार है कि नहीं कि इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, जबकि साफ साफ डाटा दिख रहा है कि गड़बड़ है। बहुत बहुत शुक्रिया इस मुश्किल विषय पे, मुश्किल समय में। मुझे लगता है कि इस विषय पे सिर्फ ये न बताने के लिए कि कहाँ गड़बड़ी है, जो भी बच्चे देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, आपने उनको भी पूरी सच्चाई और बाकी से बताया कि इससे निकलना कैसे है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात।